हमारे बड़े देश के एक छोटे से कोने में पीपलपुर नाम का एक गांव था। इसका नाम वहां उगने वाले कई पीपल के पेड़ों के नाम पर रखा गया था, जिनकी पत्तियां हमेशा हल्की हवा में नाचती रहती थीं। पीपलपुर में जीवन बहुत सरल था और यही उसकी सबसे बड़ी सुंदरता थी। सूरज अपनी गर्म सुनहरी रोशनी से सबको जगाता था और पक्षी मीठे गीत गाते थे जो किसी भी रेडियो से बेहतर थे। बच्चों को खुश रहने के लिए फैंसी खिलौनों की जरूरत नहीं थी। उनका खेल का मैदान पूरा गांव था, घुमावदार धूल भरी गलियों से लेकर विशाल हरे भरे खेतों तक जो उनकी आंखों के सामने दूर दूर तक फैले हुए थे। वे तितलियों का पीछा करते थे, गन्ने के डंठलों के बीच लुका छिपी खेलते थे और बड़े बरगद के पेड़ की छाया में अपनी दादी नानी से कहानियां सुनते थे। पीपलपुर के लोग एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। अगर किसी को मदद की जरूरत होती थी तो हर कोई बिना कहे आगे आ जाता था। किसान अपनी फसल बांटते थे, महिलाएं रेसिपी बांटती थीं और बड़े बुजुर्ग छोटों के साथ ज्ञान बांटते थे। साथ रहने की यह भावना ही गांव का असली जादू था। बच्चों ने जरूरी सबक सिर्फ किताबों से ही नहीं बल्कि अपने माता पिता और पड़ोसियों को देखकर सीखे। उन्होंने जानवरों की देखभाल करना सीखा, उस धरती का सम्मान करना सीखा जिसने उन्हें भोजन दिया, और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीखा, जैसे एक पके आम का स्वाद या लंबी गर्म गर्मी के दिन के बाद बारिश की पहली बूंदें। हर दिन एक नया एडवेंचर होता था, साथ सीखने और हंसने का एक नया मौका। गांव के सभी बच्चों में एक छोटी लड़की थी जिसका नाम तारा था। उसकी बड़ी जिज्ञासु आंखें थीं जो उन सितारों की तरह चमकती थीं जिनके नाम पर उसका नाम रखा गया था। तारा अपने दयालु दिल के लिए जानी जाती थी। वह प्यासे पक्षियों के लिए एक कटोरा पानी छोड़ देती थी, अपनी माँ को कुएं से पानी लाने में मदद करती थी और हमेशा अपनी गुड़ की मिठाइयाँ अपने दोस्तों के साथ बांटती थी। वह पीपलपुर को अपने पूरे दिल से प्यार करती थी। उसकी पसंदीदा गतिविधि घूमना था। अपने सबसे अच्छे दोस्त रोहन के साथ वह आम के बगीचों और नदी के किनारे घूमती रहती थी, हमेशा कुछ नया और अद्भुत देखने की तलाश में। उसका मानना था कि गांव रहस्यों से भरा था, बस एक धैर्यवान और प्यार भरे दिल वाले व्यक्ति द्वारा खोजे जाने का इंतजार कर रहा था। तारा और उसके दोस्तों को बहुत सी चीजें होने में नहीं बल्कि चीजें एक साथ करने में खुशी मिलती थी। वे बूढ़े शंकर काका को खेत से अपनी सब्जियां ले जाने में मदद करते थे और बदले में वह उन्हें अपने बचपन की कहानियां सुनाते थे। वे नदी के किनारे बैठते थे, ठंडे पानी में अपने पैर डुबोते थे और मछलियों को तैरते हुए देखते थे। ये साधारण पल उनके खजाने थे। उन्होंने सीखा कि खुशी ऐसी चीज नहीं थी जिसे आप दुकान से खरीद सकते थे। ये ऐसी चीज थी जिसे आप अपने आसपास की दुनिया में, दूसरों के साथ साझा की गई दयालुता में और प्रकृति की आवाजें सुनने की शांत पलों में पाते थे। यह सरल जीवन प्यार और समुदाय से भरा हुआ पीपलपुर का दिल था। एक धूप वाली दोपहर तारा और रोहन ने गांव के एक ऐसे हिस्से को खोजने का फैसला किया जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। यह पुराने मंदिर के ठीक आगे पेड़ों का एक छोटा घना झुरमुट था। यहाँ की हवा अलग महसूस हो रही थी, ठंडी और अनजाने फूलों की खुशबू से भरी हुई। जैसे ही वे अंदर गए, हाथ पकड़कर ताकि वे खो न जाएं, उन्होंने एक बहुत ही खास पेड़ देखा। ये एक पुराना पीपल का पेड़ था, पीपलपुर के किसी भी अन्य पेड़ से बहुत बड़ा और शानदार। उसकी पत्तियां हरे रंग की एक चमकदार शेड थीं और उसकी शाखाएं एक बुद्धिमान पुराने नर्तक की बाहों की तरह मुड़ी हुई थीं। यह एक धूप वाली जगह में अकेला खड़ा था, शांत और राजसी लग रहा था, जैसे कि यह पूरे झुरमुट का राजा हो। तारा को पेड़ की ओर एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ, जबकि रोहन एक रंगीन तितली का पीछा करने में व्यस्त था। तारा धीरे धीरे उस प्राचीन पीपल की ओर चली। उसने अपना छोटा हाथ धीरे से उसकी खुरदरी छाल पर रखा। छाल गर्म महसूस हुई और एक नरम ऊर्जा से गूंजती हुई लग रही थी। उसने उसकी विशाल छतरी की ओर देखा, जिसने एक ठंडी आरामदायक छाया प्रदान की। ऐसा लगा जैसे पेड़ उसका स्वागत कर रहा था। उसने अपने जीवन में कई पेड़ देखे थे, लेकिन यह वाला अलग महसूस हुआ। यह एक ऐसे तरीके से जीवित महसूस हुआ जिसे वह समझा नहीं सकती थी। उसने पेड़ को धीरे से नमस्ते कहा, ठीक वैसे ही जैसे उसकी दादी ने उसे बड़ों को सम्मान से अभिवादन करना सिखाया था। उसके पूरे आश्चर्य के लिए एक नरम सरसराहट वाली आवाज ने उसे जवाब दिया, नमस्ते छोटी बच्ची। यह फुसफुसाई आवाज एक साथ हिलती हुई हजार पत्तियों जैसी थी। ऐसा अक्सर नहीं होता कि कोई बच्चा किसी पेड़ को इतनी दयालुता से अभिवादन करे। तारा हाँफ गई और पीछे हट गई। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने चारों ओर देखा, सोच रही थी कि रोहन उसके साथ मजाक कर रहा था, लेकिन वह अभी भी दूर था, झुरमुट के किनारे के पास। आवाज पेड़ से ही आई थी। उसने एक झिझक भरा कदम आगे बढ़ाया और पूछा, क्या तुमने अभी बात की?
आवाज ने धीरे से जवाब दिया, हाँ मैंने की, लेकिन मैं केवल उनसे बात करता हूं जिनका दिल शुद्ध और दयालुता से भरा होता है। रोहन जल्द ही दौड़ता हुआ आया, तारा से पूछा कि वह किससे बात कर रही थी। पेड़ ने मुझसे बात की, उसने चिल्लाया। उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा था। रोहन ने पेड़ को देखा, फिर तारा की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक उलझा हुआ भाव था। उसने अपना हाथ छाल पर रखा और सुना, लेकिन उसे झींगुरों के चहकने के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है तारा, उसने निराशाजनक आवाज में कहा। पेड़ ने फिर केवल तारा से फुसफुसाया, वह मुझे नहीं सुन सकता क्योंकि उसका दिल अभी तक तुम्हारे जितना शांत नहीं है। उसे चिंता न करने के लिए कहो। दयालुता एक बीज है जो समय के साथ बढ़ता है। तारा समझ गई कि यह एक रहस्य था जिसे उसे रखना था, एक विशेष दोस्ती केवल उसके लिए। उस दिन से जादुई पीपल के पेड़ पर जाना तारा का पसंदीदा रहस्य बन गया। वह हर दिन ग्रोव जाती थी, अक्सर अपने काम खत्म करने के बाद। वह उसकी फैली हुई शाखाओं के नीचे बैठती थी और पेड़ उसे अद्भुत कहानियां सुनाता था। यह सिर्फ कोई पेड़ नहीं था, यह जमीन का एक प्राचीन संरक्षक था और यह अपनी जड़ों में पीपलपुर की यादें रखता था। पेड़ ने उसे बदलते मौसमों के बारे में बताया। यह समझाया कि मानसून फसलों के लिए क्यों जरूरी थे और सूरज फूलों को खिलने में कैसे मदद करता था। उसने उसे हवा को सुनना सिखाया, क्योंकि हवा दूर की पहाड़ियों से खबरें लाती थी और आने वाली बारिश के रहस्य फुसफुसाती थी। पेड़, जिसे तारा अब प्यार से पीपल दादा कहती थी, ने प्रकृति के बारे में प्राचीन रहस्य साझा किए। उसने उसे दिखाया कि उसकी जड़ों में उगने वाली कौन सी जड़ी बूटियां मधुमक्खी के डंक को शांत कर सकती थीं और कौन सी बेरी पक्षियों के खाने के लिए सुरक्षित थीं। पृथ्वी एक दयालु माँ है तारा, पीपल दादा एक दिन कहते थे। वह हमें वह सब कुछ देती है जिसकी हमें जरूरत है। हमें केवल वही लेना सीखना चाहिए जिसकी हमें जरूरत है और हमेशा प्यार और देखभाल के साथ वापस देना चाहिए। तारा ने विभिन्न पक्षियों की आवाजों को पहचानना सीखा और समझा कि उनका क्या मतलब था। उसने सीखा कि एक पंक्ति में मार्च करती व्यस्त चींटियां एक स्वस्थ वन तल का संकेत थीं और हर छोटे जीव की जीवन के बड़े चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। पीपल दादा ने समुदाय के महत्व के बारे में भी बात की, एक सबक जिसे तारा ने अपने पूरे जीवन में देखा था, लेकिन अब और गहराई से समझा। मेरी शाखाओं को देखो, पेड़ एक दिन सरसराया। वे सभी एक ही तने से उगते हैं और वे सभी के लिए छाया प्रदान करने के लिए एक साथ काम करते हैं। वे इस बात पर नहीं लड़ते कि किसे ज्यादा धूप मिलती है। गांव एक पेड़ की तरह है तारा, हर व्यक्ति एक शाखा है। जब हर कोई एक साथ काम करता है और एक दूसरे का समर्थन करता है तो पूरा गांव मजबूत और खुश हो जाता है, जो अपने नीचे रहने वाले सभी लोगों के लिए आराम और सुरक्षा प्रदान करता है। इस सरल व्याख्या ने तारा को अपने गांव को एक नई रोशनी में देखने पर मजबूर कर दिया, एक सुंदर जीवित चीज के रूप में। पीपल दादा के साथ अपनी लंबी बातचीत के माध्यम से तारा का दिल और भी बड़ा हो गया। उसने उन चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दिया जिन पर उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। उसने अपनी माँ के चेहरे पर थकी हुई रेखाएं देखीं और उनके पैरों की मालिश करने की पेशकश की। उसने देखा कि मंदिर के पास आवारा कुत्ता लंगड़ा रहा था और उसने उसे हर दिन खाना और पानी दिया जब तक कि वह ठीक नहीं हो गया। पेड़ के सबक केवल कहानियां नहीं थे, वे सहानुभूति और करुणा से भरे जीवन जीने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शक थे। तारा ने सीखा कि दुनिया का सबसे बड़ा जादू एक बात करने वाला पेड़ नहीं था, बल्कि हर जीवित प्राणी के प्रति दयालु होने का सरल कार्य था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, पीपलपुर के बच्चों ने तारा में एक बदलाव देखा। वह पहले से अधिक शांत, समझदार और ज्यादा परवाह करने वाली लग रही थी। वह अपने दोस्तों को गांव के तालाब को साफ करने, धूल भरी सड़कों के किनारे नए पौधे लगाने और यह सुनिश्चित करने के लिए संगठित करती थी कि कोई भी, यहाँ तक कि सबसे छोटा बच्चा भी, उनके खेलों से छूटे नहीं। उसकी दयालुता पानी में एक लहर की तरह थी जो फैलती और सबको छूती थी। जब उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि वह यह सब क्यों कर रही थी, तो वह बस मुस्कुराती और कहती, क्योंकि यह हमारे घर को और सुंदर बनाता है और यह हमारे दिलों को खुश करता है। उसने बात करने वाले पेड़ के बारे में अपना रहस्य नहीं बताया, लेकिन उसने वे सभी सबक साझा किए जो उसने सीखे थे। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग रहा था, तारा ने पीपल दादा से एक गंभीर वादा किया। उसने अपना हाथ उसके तने पर रखा और कहा, प्रिय पीपल दादा, आपने मेरे साथ जो भी रहस्य साझा किए हैं उसके लिए धन्यवाद। मैं वादा करती हूँ
कि मैं हमेशा आपकी और हमारे गांव के सभी पेड़ों की रक्षा करूंगी। मैं हमेशा दयालु रहना, प्रकृति को सुनना और अपने समुदाय में सबकी मदद करना याद रखूंगी। मैं ये सबक अपने सभी दोस्तों के साथ साझा करूंगी ताकि पीपलपुर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक खुशहाल और प्यारा घर बना रहे। पेड़ ने एक खुशहाल आह के साथ अपनी पत्तियों को सरसराया, जैसे उसे अपना आशीर्वाद दे रहा हो। अपने वचन के प्रति सच्ची, तारा पीपलपुर में प्रकृति और दयालुता की एक छोटी संरक्षक बन गई। उसने अपने दोस्तों को कहानियां सुनाई कि कैसे पेड़ हमें सांस लेने के लिए हवा देते हैं और कैसे जानवर हमारे दोस्त हैं। जल्द ही अन्य बच्चे भी उससे जुड़ गए। रोहन तारा के कार्यों से प्रेरित होकर यात्रियों और जानवरों के लिए मिट्टी के बर्तनों को पानी से भरने के लिए एक समूह का नेतृत्व करने लगा। बच्चों ने अपना छोटा सा काइंडनेस क्लब शुरू किया। उन्होंने दूसरों की मदद करना, पर्यावरण की देखभाल करना और जहां भी वे जाते थे खुशी फैलाना अपना मिशन बना लिया। गांव के बड़े बुजुर्ग गर्व से मुस्कुराते हुए देखते रहे, उन मूल्यों को देखकर जो वे सबसे छोटी पीढ़ी द्वारा आगे बढ़ाए जा रहे थे। जादुई पेड़ के साथ तारा की दोस्ती उसका खास रहस्य बनी रही, लेकिन जादू खुद सबके साथ साझा किया गया। ये एक दयालु शब्द, एक मदद करने वाला हाथ और दुनिया के लिए प्यार से भरे दिल का जादू था। पीपलपुर रहने के लिए और भी अद्भुत जगह बन गया। ये सब इसलिए क्योंकि एक जिज्ञासु छोटी लड़की ने एक बुद्धिमान पुराने पेड़ की फुसफुसाहटों को सुना था। और तारा, आंखों में सितारों वाली लड़की, जानती थी कि जब तक वह और उसके दोस्त अपना वादा निभाते रहेंगे, उनके गांव में जादू कभी कभी भी फीका नहीं पड़ेगा। पीपलपुर का दिल दयालुता, समुदाय और साधारण खुशी के साथ मजबूती से धड़कता रहेगा।